सबसे पहले माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ और फिर मेरी टूटी फूटी भावना है आप सभी ईश्वरीय श्रोताओं के नाम करता हूँ। जब सुनता है तो वो श्रोता हो जाता है और जैसे ही माइक पर आकर बोलता है वो कवि हो जाता है। तो ये क्या है, गोष्ठियों का मापदंड यही होता है कि गोष्ठियों में हम ही बोलते हैं, हम ही सुनते हैं, हम ही भावनाओं की चादर बुनते हैं। तो जितने भी नन्हे पौधे नवोदित कवि हमने आज सुने, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मंच उन्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहे और सूरज की पहली किरण से अंतिम किरण तक पहुंचाता रहे, उनका कद बढ़ता रहे। और ये बात गलत है कि मैंने कवियों को मंच दिया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ इतना किया कि एक नन्हा बालक यदि किसी भी चबूतरे पे चढ़ नहीं पाता हो तो मैंने हल्का सा उसकी उंगली थाम कर ऊपर चढ़ा दिया। वाह! भावनाएं स्वयं उसकी थी, मेरा कुछ भी नहीं था। मैं क्या दे सकता हूँ मंच? ये वीणावादी नहीं, इस माँ की भावनाओं को लेकर हम जी रहे हैं, इसकी भावनाओं का रस पी रहे हैं, इसके बिना हम कुछ नहीं है। इस माँ की कृपा का प्रतिफल है कि हम इसकी चौखट पर खड़े हुए भिखारी हैं और हमारे मन के कटोरे में जो भावनाएं दे दी है ना, वही हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। वाह! तो सबसे बड़ी बात तो यह कि हम स्वयं कवि लिख देते हैं। ये बात कही थी कि मैं कवि नहीं हूं, ठीक है, पर यदि हम प्रतीक नहीं बनेंगे, नाम नहीं देंगे, तो हम एक मामूली से व्यक्ति रह जाएंगे। जैसे दादू प्रजापति है तो केवल ये सुरेश प्रजापति रह जाते हैं, पर इनको हमने दादू प्रजापति बना दिया क्योंकि इनकी लेखनी में दम है। इनकी जितनी भी कविताएं हैं वास्तव में ग्रंथ है और ये आज के साहित्य की परिधि का संत है। मैं झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं दादू, मैं प्रशंसाओं के पुल बनाता हूं और मोहब्बत के स्कूल चलाता हूं। मैं मामूली तुकबाज हूं, मां शारदे की उंगलियों से बचता हुआ साज हूं। सच बेबाकी से कहता हूं यारों, मैं दगाबाज नहीं हूं। मैं दगाबाजी नहीं करता, किसी के साथ जालसाजी नहीं करता और अपनी बात बेबाकी से कहता हूँ। फोकट में किसी की हाजी नहीं करता। मेरी आदत है। और मैं कहना चाहता हूँ हम स्वर्णकार सुनार समाज से हैं, पर मैं प्रजापति समाज को इसलिए प्रणाम करता हूँ दादू कि हम स्वर्णकार समाज के लोग सोने के टुकड़े को जो बेशकीमती होता है उससे गहने बनाते हैं। पर ये प्रजापति समाज अद्भुत कलाकार है और ये वो शख्स है जो मिट्टी को सोना बना देता है। हाय सच कह रहा हूं दादू, ये वो शख्स है जो मिट्टी को सोना बना देता है। अरे उसी मिट्टी से घड़ा, उसी मिट्टी से खिलौना बना देता है। ये अद्भुत है साहब प्रजापति समाज। और मिट्टी के घड़े में जो पानी होता है वो गर्मी के मौसम में हमारे कंठ को ऊर्जा देता है। हम पानी पीते हैं तो तृप्त हो जाते हैं। उसी तरह से मिट्टी के घड़े की तरह ये हमारे दादू जी अपने गीतों का पानी हमको पिला रहे थे। हम इनके समर्थन में तालियां बजा रहे थे। ये कानाफूसी क्या चीज है? दोनों गीतकार हो, मुझे पता, दोनों भाई हो। तो बड़ा हर्ष का विषय है कि हम आज
जरणेश्वर महादेव के इस पावन स्थल पर इतने बेहतरीन गीतों को, कविताओं को सुनते रहे। हमने एक एक को बड़े ध्यान से सुना। हर व्यक्ति ने हमारे मन को छुआ और वो जिंदगी भर आगे बढ़ते रहे। मां शारदे की और मेरी यही है दुआ। मैं महेश बालोदिया, दीपक बेरवा, गोपाल, इनका भी शुक्रगुजार हूं कि इतनी दूरी तय करके ये आज यहाँ आ गए। ये वास्तव में मतलब है ना, ये क्या इनकी इच्छा शक्ति पैदा हुई अंदर साहित्य जगह, ये यहाँ तक आए। और इन्होंने, एक ने तो घोषणा भी कर दी कि मैं 23 अप्रैल को अपने यहाँ ऐसा जागरण करना चाहता हूँ। तो मां शारदे की कृपा का प्रतिफल है। मनोहर दादा सचमुच सब दोनों साथ बैठते हैं, रोज चाय पीते हैं। ये मुझे अपने मन के भाव सुनाते हैं, मैं इनको सुनाता हूँ। पता नहीं मेरे भाव इनके मन को छू जाते हैं, अच्छे लगते नहीं लगते ये पता नहीं है, पर मैं हकीकत में ये कह रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन लिखते हैं और बेहतरीन पढ़ते हैं। मैंने ओशो के परिक्षेत्र में इसलिए कहा कि इनकी कविताएं बड़े कठिन होती है, फिर भी हम इनके भावों को समझ गए और इन्होंने भी 5 मई की घोषणा कर दी। मैं कविताएं सुनाने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि इतना सुन चुके हैं आप, इतना सुन चुके हैं कि उसके सुनने के बाद और दादू और भाई नरेश व्यास, नरेंद्र व्यास और इतने बड़े बड़े लोगों के पढ़ने के बाद ये गदना सा मामूली तुकबाज क्या पड़ेगा। फिर भी अपने फर्ज को पूरा करते हुए मैं भी कुछ पढ़ दूं। तो मैं, वो मेरी एक बेटियों पर जो है कि हवाओं से महरूम रह जाया करते हैं वो घर जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती। वाह! और कौन बुझाता प्यास धरती की, आसमां से बरसती अगर बदलियां नहीं होती। और चुभन का एहसास मर जाता दोस्तों, हाथों में अगर हमारे उंगलियां नहीं होती। और वो घर नहीं खंडर हो जाया करते हैं यशवंत, जिस घर में तेरी पत्नी जैसी बेटियां नहीं। तूने है ना मुझे टारगेट किया था, पर मैं नहीं चाहता हूं कि ये मंच इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। और हकीकत यही है अजय भाई, तुमने सच कहा। तुम्हारे मंच पर कवित्री नहीं होती ये गलत इल्जाम है। कवित्री तो होती है पर संस्कारित है। देखो, मैं एक बात कहता हूं कि छेड़खानी का जो इल्जाम पुरुष पर लगाया गया है गलत है, बिल्कुल गलत है। यार छेड़खानी वो कर रहा है, तुम समर्थन क्यों कर रही हो? तुम अपने आप को मतलब समर्पित क्यों कर रही हो? तुम विरोध क्यों नहीं कर सकती? अगर तुम मां शारदे की सच्ची बेटी हो तो उसको एक तमाचा जड़ दो उसके गाल पर, कहो कि बेहदा इस तरह से मंच संचालन मत कर, ये मर्यादित मंच है और मां शारदे का मंच है और मैं मां शारदे की लाडली बेटी हूं। मैं अपने मन के भाव पढ़ूंगी। इस तरह से मतलब ना ये शब्द वस्त्रहीन की स्थितियों से मैं नहीं इस मंच पर आऊं। तो ये अगर कवित्री हिम्मत करके कह दे, और आयोजकों का गुण धर्म सबसे पहले, आयोजक ही तो बुलाते हैं। अरे भाई, मैं उन आयोजकों से पूछता हूं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहन बेटियां नहीं है जो तुम इन जोकरों को यहाँ बुलाकर ताली बजवाते हो और मतलब गरिमा गिरा रहे हो? अरे भाई, अच्छे कवि है इस देश में, कई मौलिक कवि इतना बढ़िया लिख रहे हैं। अभी आप देख रहे हो कितना बढ़िया लिखने वाले इतने लोग हैं। हम इन्हें आमंत्रित नहीं करते, हम चुटकुले पढ़ने वाले। आज जहां भी कवि सम्मेलन होता है तो कहते हैं यार वो फलाना कवि। मैंने कहा वो कवि है क्या? हाँ। मैंने कहा तुम भ्रमित हो, वो जोकर है, वो केवल हंसाने का काम करता है। हंसाना कोई अपराध नहीं है।
हंसाना कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं है, मर्यादित हंसाओ। हंसी काका हाथ हंसी, सभी हंसाते थे। हंसाना बहुत बड़ी विधा है और हंसाने से बड़ा कोई गुणधर्म नहीं है, पर हंसाने के नाम पर तुम यार स्तरहीन बातें करते हो, ये गलत है। पर हंसाने के नाम पर तुम अगर अच्छी बात करो तो बहुत बढ़िया बात है। हंसाना भी चाहिए, श्रृंगार भी चाहिए, पर सब चीजें मर्यादित हो। आज जैसे इस मंच पर हमें इस बात का गर्व है कि जितने भी शायर है, कवि जो भी आए, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। लक्ष्मण रेखा जो खींची थी ना, उसके पार नहीं गए, नहीं तो सीता की तरह कई रावण हरण करने को तैयार बैठे। पर यह बात सत्य है कि गोष्ठियों में ही पूरा साहित्य का दस्तूर होता है। हाय गोष्ठियों में ही पूरा साहित्य का दस्तूर होता है। अरे मंच पर तो कवि श्रोताओं का बंधुआ मजदूर होता है। वहां लिफाफे मिलते हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं कि इस भ्रम में मत रहना कि कवि कवि से प्यार करता है। पट्टा पीछे माइक मोबाइल चला के अपनी पारी का इंतजार करता है। कहता है कि हटे तो मैं पढ़ूं। तो इस तरह अगर साहित्य का अनुष्ठान करें और ऐसा जागरण हम हर एक महीने में एक बार तो कर ही ले, तो इससे क्या होगा कि सही अर्थ में हम फिर बच्चों पर मीरा तुलसी कबीर की भावनाओं को स्थापित कर सकते हैं। हम तुलसी मीरा कबीर नहीं बन सकते, हम में इतनी क्षमता नहीं है, पर हम उनके भावों को फिर मां शारदे के पावन मंच पर स्थापित कर सकते हैं। ये कोशिश हमारी होना चाहिए। और हमारे मदन दादा बिल्कुल बहुत बढ़िया गजल पढ़ी आपने। आपकी गजल हमारे मन को छू गई यार। कुछ कविताएं ऐसी होती है जो हमारे मन में उतर जाती है, हमारे मन के छुअन के एहसास को आपने ऐसा छुआ कि लगा कि हाँ यार आज मतलब कवि सम्मेलन हो रहा है। जितने भी शायर आए थे उन्होंने भी बहुत अच्छी गजलें पढ़ी। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि इतनी सरल लिखो शायरी कि समझे सुनार तेली और गाय। भाई कठिन मत लिखो, तुम अगर कठिन लिख दोगे, गांव का गाय चराने वाले ग्वाले तक आपके मन के भाव पहुंच गए तो आप सफल कवि हैं। अब जटिल कविताओं का समावेश किसको सुनाना चाहते हैं भाई? वो जो नीचे बैठा हुआ है, गाय चराने वाला, मेहनत करने वाला किसान मजदूर है, वो आपको सुनने आता है और आप इतने कनिष्ठ शब्दों का प्रयोग कर देते हो, वो समझ ही नहीं पाता। जब घर जाता है तो पत्नी पूछती है क्या सुनकर आया, कि कुछ भी समझ में नहीं आया। तो गए गाय को थे कि कवि सम्मेलन था इसलिए गए थे, और गोपाल दादा धुरंधर की कविताएं समझ में आई। अगर आप अपनी भावनाओं में करोगे तो गोपाल दादा धुरंधर ही मंच के महान कवि होंगे। मैं दादा का कोई मतलब ये नहीं कर रहा हूं, पर कहने का मतलब ये है कि कविताएं अगर हम इतनी कनिष्ठ पढ़ेंगे और लोगों को समझ भी नहीं आएगी तो फिर वही आएंगे। बस मां शारदे को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को